हम्म, तो यहाँ पर हम लोग आज का टॉपिक जो है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जो होता है उसमें एक तरह से कोई भी एलिजिबल एंटाइटीज जो होता है वो जो भी कोई भी एलिजिबल एंटाइटीज जो होता है वो फॉरेन से पैसा बोरो करता है। ओके, और वो जो बोरो करता है कोई उसमें रिकॉग्नाइज्ड लेंडर होता है और वो एक मिनिमम एवरेज पीरियड के लिए बोरो करता है। और नेगेटिव लिस्ट मतलब कि वो फंड को कहाँ वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे। और जो ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जो होता है वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। ओके, और वो आईएनआर में भी हो सकता है। तो डिटेल्स में चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने सोचा कि भाई एक क्वेश्चंस के फॉर्म में ही इसको समझाते हैं। ओके, मतलब एक एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। ओके, अब वो क्या कर रहा है कि फॉरेन से यूएसडी 5 मिलियन इतना रेज करना चाह रहा है थ्रू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। माने फॉरेन का कोई बैंक से उतना पैसा उधार ले रहा है एक तरह से। ओके, तो कौन सा परमिट है? बोल रहा है क्या उस पैसे से जो उधार लिया उसे कॉमर्शियल लैंड परचेस कर सकता है? क्या उस पैसे से इंडिया में जो लोन ले रखा है, इंडिया का बैंक से जो लोन ले रखा है, क्या उसका रीपेमेंट में उसको यूज़ कर सकता है या उसको मार्केटिंग एक्सपेंस में, अपना कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंस में यूज़ कर सकता है? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, तो तो यहाँ पर काटा हुआ है, मतलब परचेज ऑफ लैंड में यूज़ नहीं कर सकता है। रीपेमेंट ऑफ आईएनआर, अगर फॉरेन से कोई भी लोन ले रहा है तो माने ये हम बता रहे हैं क्या चीज़, एंड यूजर रेस्ट्रिक्शंस, माने वही नेगेटिव लिस्ट वाला चीज़। ये हम लोग बता रहे हैं नेगेटिव लिस्ट कि ईसीबी का प्रयोग कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और इसको केस स्टडी के फॉर्म में भी है। मतलब इंडिया वो इंडियन कंपनी जो इंडिया में लोन ले रखा है, इंडियन भारतीय बैंकों से, कोई भी बैंक भारतीय कोई भी बैंकों से लोन लेके रखा है, उसको उसको रीपेमेंट में यूज़ नहीं कर सकता है, मार्केटिंग एक्सपेंस में यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, तो उसको यूज़ कहाँ कर सकता है? यहाँ पर एक एक स्पेशल केस है, माने एक तरह से एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन का हम लोग थोड़ा देरी में भी जानेंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एक जो नेगेटिव लिस्ट होता है, ओके, ईसीबी का जो नेगेटिव लिस्ट है वो है वही कि रियल स्टेट में नहीं लगा सकते हैं। ओके, लोन रिपेमेंट में नहीं लगा सकते हैं जो कि इंडिया भारतीय बैंकों से लिए हैं। ओके, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसाता है। ओके, एग्ज़ाम में आपको ट्रिकी बनाएगा। कैसे बनाएगा ट्रिकी? बोल रहा है कि यही सब सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर है। ओके, फॉरेन इक्विटी होल्डर मतलब आपका कंपनी में कोई निवेश करके रखा है। ओके, तब क्या होगा? आपका कंपनी में अगर निवेश करके रखा है तब ये सब चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन उसको क्लैरिटी से हम लोग समझेंगे। ये एक्सेप्शंस को हम लोग समझते हैं। ओके, क्या होता है वर्किंग कैपिटल एक्सेप्शंस फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग? ये क्या होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। इश वाला सिंपल है। एक बोल रहा है कि एक फॉरेन जो है वो पेरेंट कंपनी है। ओके, और उसका जो इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, इंडिया में है, इंडियन सब्सिडरी है, और वो इंडियन सब्सिडरी जो है वो बोरोवर है, वो फंड को बोरो करना चाह रहा है। कहाँ से बोरो करना चाह रहा है? उसका लेंडर जो कि उसका फॉरेन पेरेंट कंपनी से बोरो करना चाह रहा है। तो इंडिया वाला सब्सिडरी अपना फॉरेन वाला पेरेंट कंपनी से जब बोरो करता है तो वो फंड को वर्किंग कैपिटल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे सैलरीज पे करना, इन्वेंट्रीज पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, और भी जो डे टू डे एक्सपेंस है उसके लिए यूज़ कर सकता है। ओके, लेकिन
अगर अदर देन दैट यही कंपनी अगर अदर देन कोई अदर लेंडर से कोई अदर लेंडर है अदर लेंडर से बोरो कर रहा होता, ठीक है, अगर बोरो कर रहा होता तो इन सब चीज़ों में वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, यही चीज़ समझना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है, वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि ये जो इंड्यूस कर रहा है कि पैसा उठाया, ओके, और वो पैसे को वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज़ कर रहा है ये सब चीज़ों के लिए, तो ये बोल रहा है कि परमिटेड फॉर इक्विटी, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स के लिए परमिटेड है। फॉरेन इक्विटी होल्डर नहीं होगा तो ये चीज़ परमिटेड नहीं होगा। तो वही चीज़ ये वाला डायग्राम में बता रहा है, ठीक है, कि जनरली ये जो वर्किंग कैपिटल जनरल पर्पस के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, जनरली ये फंड रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, लेकिन अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर है तो उसको परमिशन दे सकता है। तो जनरल रेस्ट्रिक्शंस जो होता है बोल रहा है ऑन वर्किंग कैपिटल डू नॉट अप्लाई व्हेन फंड्स आर सोर्स फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि करेंसी स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे यही क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, इनमें से कौन है जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग है, कौन सा है, ओनली एफसीसीबी, एफसीसीबी क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसके बाद क्या है ट्रेड क्रेडिट्स, इसका मैच्योरिटी 3 साल से ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट, ओके। तो इनमें से कौन है जो, ये ऑप्शन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ओके, और ये 3 है, क्या तीनों है, 1 एंड 2 है, 1 एंड 3 है, कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये तीनों है, तीनों ही फॉरेन का जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बोले जाता है, मतलब फॉरेन करेंसी, करेंसी बॉन्ड, ट्रेड क्रेडिट, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट, ये तीनों ही कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ईसीबी का जो फ्रेमवर्क है वो क्या बोल रहा है कि उसमें केवल लोन्स नहीं होता है, नॉट ओनली लोन्स, लोन्स के अलावा बॉन्ड्स, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स को होता है, माने बैंक लोन तो है ही, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ट्रेड क्रेडिट्स, फाइनेंशियल लीज, ये सारा क्या होता है, ये सारा है वही एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ओके, ठीक है। अब ये वाला में क्या कह रहा है कि जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग मैंने फॉरेन से जो फंड रेज किया, क्या उसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड के लिए कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल हम मशीनरी के लिए कर सकते हैं, मशीनरी परचेज करने के लिए, ठीक है, तो इधर नहीं कर सकते हैं, ओके, इधर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, हाँ, ये वाला कर सकते हैं, ओके, ये ओके, गॉट इट। तो इसमें वही जो क्वेश्चन पूछा कि विच पाथ इज कंप्लायंट, तो बोथ ये तो नहीं होगा, ओनली मशीनरी परचेज परमिटेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट परमिटेड, नॉट परमिटेड, बोथ आर नॉट परमिटेड, ये भी नहीं है, एक तो परमिट है, ओके, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ओनली मशीनरी परचेज परमिटेड, ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का क्या एंड यूज जो है, तो ये क्या हो गया, तो म्यूचुअल फंड वाला जो म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये नेगेटिव लिस्ट में है इसका मतलब, ठीक है, ये भी क्या है इसका मतलब नेगेटिव लिस्ट में है, और ये खाली म्यूचुअल फंड नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे है, ओके, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सॉरी लिख नहीं पा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि म्यूचुअल फंड वाला, म्यूचुअल फंड में जो है वो प्रोहिबिटेड है और ये मशीनरी के लिए परमिटेड है, ओके। प्रॉफिट्स आर इसीलिए प्रोसीड्स आर इंटेंडेड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ, माने जिसको हम लोग
कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एंड नॉट फॉर स्पेकुलेटिव। तो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाना और कैपिटल मार्केट में लगाना उसको स्पेकुलेटिव माना जाता है, इसलिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है और वो नेगेटिव लिस्ट में आता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस के टर्म्स में समझाया है, ठीक है, कि यहाँ बोल रहा है कि हु ग्रांट अप्रूवल फॉर ऑटोमेटिक रूट। ओके, मतलब जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो हमको रेज करना है, ओके, एक होता है भाई कि भाई ऑटोमेटिक रूट और एक होता है कि अप्रूवल वाला रूट। ओके, एक अप्रूवल वाला रूट होता है, तो अप्रूवल वाला रूट में तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, और ऑटोमेटिक रूट वाला जो होता है वो क्या होता है, तो वही बोल रहा है कि ऑटोमेटिक रूट वाला में कौन परमिशन ग्रांट करता है। आरबीआई का परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता है, सेबी का कोई नहीं है रोल। ओके, तो कौन बचा, AD1 कैटेगरी बैंक, यही जो है ऑटोमेटिक रूट का अप्रूवल देता है, या ऑटोमेटिक रूट AD कैटेगरी 1 बैंक के लिए होता है। अब अप्रूवल और एक अमाउंट वाइज थ्रेशोल्ड होता है कि कितना अमाउंट तक ऑटोमेटिक रूट मिलता है और कितना अमाउंट तक हमको फिर आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है।